अब माज़र साहब, इसी पे फिर मैं कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन है कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो फिर सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों की राह में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत, ये कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट होगा? नहीं हो पाएगा। देखिए, ये अगर ये सोच कहीं परवान चढ़ रही है तो ये बहुत ख़तरनाक सोच है। इसलिए कि आप अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे तो आप एक और ज़रा कोई और बड़ा कमीशन बना लें, कोई और बड़ी फाइनेंस कमेटी बना लें, इन्वेस्टमेंट कमेटी बना लें, ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आए। ये अगर कहीं सोच है तो ये बहुत ही नेगेटिव सोच है। अगर ये सोच है तो इस सोच से आप पाकिस्तान का माशी मसला हल नहीं करने जा रहे, बल्कि और गंभीर करने जा रहे हैं। दुनिया आपसे जितना भी आप आर्मी से वो फील करें, लेकिन ये हो नहीं सकता कि वो ये चीज़ फील करें, ये चीज़ हो कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे, पाकिस्तान में एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आई और उसके बाद उसका साल भर है, लेकिन अब वो अपना अपना टेन्योर वो कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, और जिसकी वजह से आपकी कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। जब तक सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में जो स्टेबल गवर्नमेंट आए उसके साथ बैठे, उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, इकोनॉमी भी बैठे, और फिर आप 5 साल के लिए आप एक प्लान बनाएं, क्योंकि वो 5 साल की गवर्नमेंट होगी। ये तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना हुआ। लेकिन ये कि अगर आप 3 महीने इलेक्शन डिले कर दें, 6 महीने इलेक्शन डिले कर दें, तो फिर किस चीज़ की स्टेबिलिटी होगी भाई? राइट। अगर जब सियासी इस्तेकाम ही नहीं होगा तो आप कैसे माशी इस्तेकाम लेकर आएंगे? राइट, दूसरी तरफ जो अहम डेवलपमेंट हुई, बड़े दिनों से हम देखे थे कि कोई भी पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत नज़र नहीं आई थी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे। बट देन कल एक अहम शख्सियत असद उमर साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दी, ज़रा देखिए। सो जो गलतियां हुई उनका जिक्र किया असद उमर साहब ने, और ये भी कहा कि -1 होगा तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो हेड हैं उन्हीं के कहने पे हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। और भी काफ़ी सारी बातें की, लेकिन पीटीआई की तरफ से शदीद रद्द अमल आया। उन्होंने ये कहा कि असद उमर के इंटरव्यू के बाद लगता यह है कि उनके ख्यालात में इबहम है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौका दिए जाने पर डील को हतमी शक्ल देने के हवाले से भी उनके ख्यालात में कंफ्यूजन है। तर्जुमान का कहना था कि असद उमर को चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तलाफ था तो वो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। अपने इख्तलाफ के बारे में हमारे प्रोग्राम्स में क्या कहते रहे असद साहब? लेट्स वॉच दैट। पार्लियामान में अगर आप लोग रहते ही तो बेहतर नहीं था नेशनल असेंबली में? आपकी क्या राय है? मेरी राय जो है वो मैं पार्टी के अंदर जब फैसले होता हूँ तो वहां पे खुल के देता हूँ, और उसके बाद जब फैसला हो जाता है तो आप समझे वो मेरा ही फैसला होता है। तो मैं जो भी पार्टी का फैसला है वही मेरी राय है। बहुत सारी जगहों पे खबरें आ रही हैं कि ये शुरू हो चुके हैं मुज़ाकरात। नहीं जी, अभी तक तो कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, और ये तो मुसल्लमा असूल है सियासत का कि जब भी डायलॉग करना होता है तो इनिशिएटिव जो है हुकूमत लेती है। रज़ा नूमी साहब, अगर आपने देखा हो जो जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, आपके ख्याल से एक वे फॉरवर्ड बताया था पीटीआई को असद उमर साहब ने, और पीटीआई की तरफ से उसके ऊपर कोई खास पजीराई नहीं हुई? व्हाट डू यू थिंक? जी फरीगा, देखिए आपने बिल्कुल सही, मैंने आपकी ट्वीट भी देखी थी, आपने उनकी गुफ्तगू का खुलासा किया हुआ था पॉइंट्स में, और वो सारा पढ़ के आपको यही लगता है कि वो रीजनेबल बात कर रहे थे असद उमर साहब। जो भी वो एडवाइस कर रहे थे आपको, वो एक प्रैग्मेटिक हिकमत अमली थी, क्योंकि वही तरीका होता है गुफ्तो शुनीद डायलॉग, ये जमहूरियत के लिए ज़रूरी होता है। खान साहब ने एक एडवेंचरिज्म जो है वो एक साल से शुरू कर रखा था, कि जहाँ पे उन्होंने यही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, माई वे और द हाई वे, यानी कि इलेक्शंस भी उनकी मर्जी के होंगे, वो असेंबलियां जब मर्जी तोड़ें, चाहे उनको इख्तियार है कि नहीं है, और वो फिर असेंबलियां तोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक डेट लेकर और उसके ऊपर क्राइसिस क्रिएट करें। फिर उसके बाद जो आपने देखा कि उनको जब 1-2 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया, तो जो उनकी पार्टी के वर्कर्स ने आर्मी के ऊपर अटैक्स किए, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के वर्कर्स ने और उनके जत्थों ने जाके मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, ये कहाँ की दानिशमंदी थी? 11 11 मई को फातेह दिखाई दे रहे थे,
सुप्रीम कोर्ट उनके पीछे थी, या कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जजों की अच्छी खासी तादाद, अवाम उनके साथ थी, मीडिया की अच्छी खासी हलकों में उनकी पजीराई रही है और उस वक्त तो उरूज पर थी। और उसके साथ ये भी सुनने में आया था कि रैंक एंड फाइल में भी उनकी बड़ी सपोर्ट है। तो अगर उस वक्त वो इंतखाबात की तारीख का तयन थोड़ा लेकर सा आगे पीछे कर तो, लेते उस वक्त, जी, अक्टूबर में हो जाते इंतखाबात, तो वो ये हाल ना होता उनका जो इस वक्त हाल था। लेकिन नहीं, उन्होंने उसके ऊपर गौर किया। उन्होंने अपने नासमझ, नादान दोस्त और मुशीर जो उनको ये बता रहे थे कि इन मिस्टेक हमने बार बार होते देखी है पाकिस्तान में, और दोबारा वही जी, गलती दोहराने की कोशिश की गई। अगर मुझे जी, इजाजत दें नसरुल्लाह मलिक साहब, जो असद उमर साहब ने कहा वो एक फ्रीडम ऑफ थॉट कह लें कि उन्होंने कोशिश की कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। दूसरी तरफ हम पीएमएलएन में देख रहे हैं, वहां जिसने ये फ्रीडम ऑफ थॉट देने की कोशिश की, उधर भी पीएमएलएन में मिफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ रिएक्शन आ गया। शायद खाकान अब्बासी साहब की भी मुलाकात होनी है नवाज शरीफ साहब से। सो ये इख्तलाफ राय नहीं रख सकता कोई जमातों में, इधर असद उमर साहब से नाराजगी, उधर उनसे नाराजगी। मेरे बड़े दो सीनियर जो है वो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मदर अब्बास साहब, रजा रूबी साहब। मेरे ख्याल में अगर हम बयानदाराना जायजा लें इस मुल्क की सियासत का, तो आपको जितने ये इख्तलाफात करने वाले लोग नजर आते हैं, कमो बेश मोर देन 90% से शायद जायद ये अपने अपने मफादात की खातिर इख्तलाफात करते हैं। मैंने शायद ही किसी शख्स को देखा हो जिसने अवामी मफाद के लिए पार्टी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करने के लिए राहें जुदा की हों या इख्तलाफ किया हो। मदर साहब इस बात के गवाह होंगे। हमारे यहाँ इतनी मुफाद से ये बात ठीक है, लेकिन हम इख्तलाफ करने का हक तो फिर भी देंगे, जो भी उनकी दिल में ख्वाहिश हो वो उनके दिल का मामला है। मैं समझता हूँ पार्टियों के अंदर अगर इख्तलाफ नहीं होगा तो पार्टियां मजबूत नहीं हो सकती, और इसलिए पार्टियां मजबूत नहीं हुई कि पार्टियों के अंदर कोई इख्तलाफ सुनने की किसी को जो है वो ये माहौल ही नहीं है। ये जितने भी हमें बाज हमारे बड़े टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए लोग नजर आते हैं, कहीं ना कहीं जाके उनके अपने जाती मुफादात आड़े आ रहे होते हैं, और जब उनके वो मुफादात सेटल हो जाते हैं तो आपको वही मामला दुरुस्त होते हुए दिखाई देते हैं। असद उमर साहब जब खिलाफ बोलना शुरू हुए तब उनको भी उस पहले भी अपनी वजारत खजाना जाने का अफसोस था और गुस्सा था। फिर उसके बाद भी जो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी बन रही थी उसकी बुनियाद पर इख्तलाफ किया जाता था, वरना वहाँ इख्तलाफात करने की किसी को इजाजत नहीं थी। यही हाल पीएमएलएन के है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल है कि सियासी जमातें इसलिए ताकतवर मजबूत नहीं हो सकी कि ये सारे सियासतदान जो बाहर निकल के टेलीविजन चैनल्स पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या मुख्तलिफ सेमिनार से खिताब करते हुए जिस बात का इजहार करते हैं, ये पार्टी के अपने फोरम पे नहीं कर सकते। राइट। सो अगर इजाजत मज़हर अब्बास साहब, योर टेक ऑन दैट, एंड लेट्स से कि जो भी रिएक्शन आया पीटीआई की तरफ से, शदीद रिएक्शन आया, लेकिन आपको कैसी राय लगी थी असद उमर साहब की? और ये हमारी जो पॉलिटिक्स है ना वो सीएसएस की तरह है, और जो सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरह है। ट्रांसफर पोस्टिंग, ग्रेड, किसी को ग्रेड 21 मिल गया, किसी को ग्रेड 22 मिल गया, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ग्रेड 22 मिल गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, गवर्नर बन गया तो ग्रेड 21 मिल गया, ग्रेड 20 मिल गया। कभी आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, कभी पोस्टिंग हो जाती है, कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में भेज दिया जाता है, नए वो बना दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स है। जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं वो उनका बड़ा अच्छा व्यू हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ कि पार्टी के इख्तलाफात पार्टी के अंदर रहते हैं। अब वो अगर कल आपके इंटरव्यू में ये बात करते हैं कि जी मैंने जो अपनी राय देनी थी वो दे दी, अब जो पार्टी ने फैसला किया वही मेरा फैसला है, तो वो आज क्यों कह रहे हैं ये बात? आज वो ये बात बरमला क्यों कर रहे हैं? आज वो ये बात जो है वो ये क्यों नहीं कह रहे कि जी पार्टी ने ये फैसला किया? फिर पार्टी का तर्जुमान इस वक्त कौन है? किसने ये बयान जारी किया है? शबली फराज साहब ने जारी किया है, माद अजहर ने जारी किया है। देखिए पीटीआई के अंदर दो इस वक्त वो चल रहे हैं जो इस वक्त पीटीआई के अंदर हैं, उनकी बात क्या हो। एक वो हैं जो हॉकिश हैं, एक वो हैं जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और इस वक्त भी वो उन्होंने शायद 9 मई के वाक़यात से कोई बहुत ज़्यादा सबक नहीं सीखा।
और एक वो हैं जो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन इतनी ख़राब है कि हमें इसे पीटीआई से निकाल के, पीटीआई को सिचुएशन से निकाल के ले जाना चाहिए और उसमें बहुत सी चीज़ें हमें गिव एंड टेक करना चाहिए। तो एक इंटरनल टसल चल रही है पीटीआई के अंदर, जो है वो आसान नहीं होगा पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना अगर जो है पीटीआई के चेयरमैन ने या पीटीआई ने कोई अपनी पोजीशन अपनी नहीं वो की। आपने जो तमाम एहतजाज करके देख लिया, आपने एहतजाज के तमाम हरबे इख्तियार करके देख लिए, आपने गिरफ्तारियां करके भी देख ली कि गिरफ्तारियां देकर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। इतनी पुअर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मैंने किसी सियासी जमात की नहीं देखी जो पिछले 1 साल में मुझे नजर आई। और लेकिन उसके बावजूद माज़र साहब तमाम के तमाम लोग यूनाइटेड रहे इस पुअर स्ट्रैटेजी के साथ, जिसमें आप बोल रहे थे और लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि गलत तरीक़ाकार है, असेंबलीज में रहें, असेंबलीज ना तोड़ें, लेकिन ये जमात तो बैक कर रही थी हर चीज को। अब जब मुश्किल है तो सब दूसरी तरफ खड़े हो गए। क्या ये इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है कि आपकी स्ट्रगल के नतीजे में गवर्नमेंट ने आपके साथ मुज़ाकरात किए, एक तारीख पर इत्तेफाक हो गया, उस इत्तेफाक के राय को जो है पीटीआई के चेयरमैन ने नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों? वो कह रहे हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं कि इत्तेफाक हो गया, इवन दो टेलीविजन पे कहा जा रहा था। अब इसका फैसला कौन करेगा? इसके शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें कॉल की और कॉल कर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात की। मुझे जो है जो मुज़ाकरात में थे उन्होंने खुद बताया